Hello students, today we are discussing about credit control. So what is the meaning of credit control? Mean control on money supply by central bank. So our central bank is RBI, Reserve Bank of India. तो कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारा क्या होता है कि क्रेडिट कंट्रोल में कि जब क्या होता है हमारा इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि इकोनॉमी में क्या हो, मनी जो सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, कम हो। जब इन्फ्लेशन होता है, कीमतें राइज हो रही है, तो हमारा उद्देश्य होता है मनी सप्लाई को कम करने का। और जब क्या होता है हमारा डिफ्लेशन हो रहा है, तो उस समय हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का, ताकि जो घटती हुई कीमतें वो दोबारा से ऊपर उठ सके। तो दोनों में एक बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है सेंट्रल बैंक जो है, मनी सप्लाई को कभी कम करता है, कभी ज्यादा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि हमारा जो रिलेशन किसके साथ होता है, कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ होता है, हमारा आरबीआई के साथ होता है। तो इसके जो है हमारे क्रेडिट कंट्रोल करने के या मॉनेटरी पॉलिसी के टू टाइप्स ऑफ टूल है। वन है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल करने के क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्योंकि ये मनी सप्लाई को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, टोटल मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट करेंगे। ये किसी और को चेंज करेंगे और फिर जाकर मनी सप्लाई को चेंज करेंगे। जिस तरह से इन्होंने बैंक रेट को किया, ब्याज की दर को किया, और वो ब्याज की दर क्या करेगी, मनी सप्लाई को इफेक्ट करेगी। तो ये जो है इनको हमने इनडायरेक्ट मेथड का नाम दिया, या इनको जनरल मेथड भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा, तो इनमें हमारा क्या है, किस प्रकार से सेंट्रल बैंक जो है ये मेथड अपना करके टोटल मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, कम या ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो हमारा है जिस प्रकार से ये हमारा क्या है सेंट्रल, ये हमारा कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है। लोग इसमें क्या करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं, टाइम डिपॉजिट है जिसको आप एफडी बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट है। तो कमर्शियल बैंक में ये दो प्रकार के डिपॉजिट लोगों के द्वारा करवाए गए। तो इन डिपॉजिट्स को हमारा नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, एनडीटीएल का नाम देते हैं। एनडीटीएल क्या, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी किसकी है, ये कमर्शियल बैंक्स की। तो नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी किसके पास है, ये कमर्शियल बैंक की है। और कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है, हमारा सेंट्रल बैंक। क्या होता है, कमर्शियल बैंक का भी सेंट्रल बैंक में अकाउंट होता है। एक करंट अकाउंट सेंट्रल बैंक में क्या होता है, इसका करंट अकाउंट होता है, अकाउंट होता है, क्योंकि इसको हर रोज क्या है अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात किसमें जमा करवाना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को पास जमा करवाना पड़ता है। तो ये भी जिस प्रकार से हम वहां गए, हमने अपना डिपॉजिट करवाया, हमने से कोई उधार लेने वाला, उसी प्रकार कमर्शियल बैंक किसके पास गया, सेंट्रल बैंक के पास गया। सेंट्रल बैंक में इसने अपना करंट अकाउंट में पैसा जमा करवाना पड़ता है। तो जो जमा करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और यहाँ से वो उधार भी लेता है, तो वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर देता है। तो ये जो है हमारा सेंट्रल बैंक ने इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी, और इसका जो जितना भी हमारा एनडीटीएल है
नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी है उसको क्या है 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कहा कि एक तो आपको CRR, दूसरा आपको क्या करना है SLR, और तीसरा है मनी फॉर बोरोइंग। ये 3 है। पहला हमारा क्या है CRR। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व से प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाना अनिवार्य होता है। तो ये तो था कि अनिवार्य तो होता है कि उसमें उसके पास मान लो यहाँ पर 100 रुपये है, उसका 10% जमा करवाना अनिवार्य है। तो इसका मतलब 10% रिजर्व बैंक के पास जमा करवा दिए और 90 रुपए क्या बच गए उसके पास बच गए लोगों को उधार देने के लिए। अब जब 2 सिचुएशन होती है जिसके लिए हम क्रेडिट कंट्रोल अपनाते हैं, या तो हमारी क्या होती है मुद्रास्फीति होती है, अपस्फीति होती है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कीमतों का बढ़ना और अपस्फीति कीमतों का घटना। जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है इस चीज को बढ़ा देता है। तो यहाँ इसको बढ़ाकर यदि 20% कर दिया जाए तो यहाँ बैंक को कितना जमा करवाना पड़ेगा उसके पास 20 रुपए। 100 में से 20 रुपए किसके पास करवाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ मुद्रा कितनी बचेगी उधार देने के लिए, लोगों को देने के लिए क्या बचेगा कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा। तो इस प्रकार से क्या है हमारा सिचुएशन को देखते हुए जब हमारी क्या होती है इन्फ्लेशन होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को क्या कर देता है बढ़ा देता है ताकि कमर्शियल बैंक के पास मनी कम बचे, वो कम उधार दे तो मार्केट में कम पैसा जाएगा, डिमांड कम होगी तो बड़ी कीमतें क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी। और जब कीमतें गिर रही होती हैं तो कमर्शियल ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो CRR को क्या कर देगा घटा देगा। तो वो क्या कर देगा इसको 5% कर देगा। तो अब 95 रुपए बच गए, उसको उधार देने के लिए 5 रुपए ही जमा करवाने पड़े रिजर्व बैंक के पास। तो अब कमर्शियल बैंक के पास मनी उधार देने के लिए ज्यादा बची है, वो उधार ज्यादा देगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो क्या करेंगे कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर खर्च होगा तो इससे इनकम बढ़ेगी और एक ऐसा सर्कल चलेगा कि जो कीमतें हमारी गिर रही थी डिमांड बढ़ने से वो भी उठना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से CRR के द्वारा जो गवर्नमेंट है जो हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है दोनों ही सिचुएशन को क्या कर लेती है हैंडल कर लेती है। फिर है हमारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हमारा क्या है प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास भी रखना अनिवार्य होता है। कितना रखना है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है। तो उनको ये भी क्या करता है जब हमारा इन्फ्लेशन होता है तो इस रेट को क्या कर देता है रिजर्व बैंक बढ़ा देता है। तो वो सेम इफेक्ट होते हैं कि वो ये है हमारा कि पहले 10% थी उसको बढ़ाकर 20% कर दिया तो बैंक के पास लोगों को उधार देने के लिए पैसा क्या बचा कम बचा। पैसा कम उधार देगा तो इनकम भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम कम होगी तो उसके फलस्वरूप लिविंग स्टैंडर्ड भी नीचे आएगा और लोगों की डिमांड कम होगी तो बड़ी प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा। और इसके रिवर्स में भी वैसा ही होता है कि जब हमारा डिफ्लेशन होता है तो रिजर्व बैंक इसको क्या कर देता कम कर देता ताकि लोगों को कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार दें। तो ये है हमारा। तो इन दोनों ही उपायों के द्वारा कमर्शियल तो क्यों अपनाए ये दोनों उपाय इसलिए अपनाए ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिचुएशन को कंट्रोल कर सके किसके द्वारा कमर्शियल बैंक के ऊपर अपनी पावर को लगा करके कि उनको ऐसा करवा करके कि वो बढ़ा देता है उनको ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें हमने कहा CRR और SLR में मेन डिफरेंस क्या है। CRR क्या होता है हमें कैश के रूप में रखना पड़ता है किसके रिजर्व बैंक के पास रहता है ओनली इन कैश। लेकिन SLR क्या है ये उनको अपने पास रखना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति किसी वक्त मांगने आ सकता है। तो लेकिन ये क्या है कैश के अलावा किसमें भी रखा जा सकता है गोल्ड में भी रखा जा सकता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स एंड जो हमारी अन्य सिक्योरिटीज होती हैं
गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो बॉन्ड्स हैं हमारा, और भी जितने भी हमारे बिल्स वगैरह हैं उनमें भी इनको रखा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों में मेन डिफरेंस ये है। अब कमर्शियल बैंक जो है वो उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एक होता है हमारा बैंक रेट। तो दो उपाय तो हमने देख ली कि कमर्शियल बैंक के पर किसके द्वारा, CRR और SLR से क्या कर सकता है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवा सकता है। तीसरा हमारा है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, ब्याज की वो दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य जो कमर्शियल बैंक है उनको पैसा उधार देता है। तो ये रेट यदि बढ़ जाती है, बैंक रेट बढ़ जाती है, तो क्या होगा, हमारा ब्याज की दर भी बढ़ जाएगी। ब्याज क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब महंगे मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो जब ब्याज की दर ज्यादा होती है तो चाहे कंजम्पशन के लिए हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग क्या लेते हैं, पैसा कम उधार लेने के इच्छुक होते हैं। तो जब उधार कम होगी, मार्केट में पैसा कम आएगा, तो उन क्या करेंगे, वो डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और उसके ऑपोजिट जब होता है कि हमारी कीमतें गिर रही होती हैं, तो बैंक रेट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कम करने से हमारा क्या होगा, ब्याज की दर कम होगी। अब जब बैंकों को कम ब्याज की दर पर पैसा उधार मिले, तो बैंक ये बेनिफिट किसको देंगे, अपने ग्राहकों को देंगे। वो आगे भी क्या करेंगे, कम ब्याज की दर पर पैसा उधार देंगे, तो लोग उत्साहित होंगे कि पैसा उधार लें। खर्च इंडस्ट्री लगाने वाला भी सोचेगा कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। कंजप्शन वाला भी सोचेगा ड्यूरेबल गुड्स खरीदी जाए, उधार लिया जाए। तो इस प्रकार दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं, ज्यादा पैसा उधार लेते हैं। ज्यादा पैसा उधार लेंगे तो इंडस्ट्री लगी, इससे लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो उनको आय मिलेगी, आय मिलेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने का मतलब क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। गुड्स की डिमांड होगी तो जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की अब दो चीजें हमने देखी, एक है बैंक रेट, दूसरा हमारा, तो बैंक रेट क्या है। अभी हम आगे एक और हम देख रहे हैं रेपो रेट। रेपो रेट जिसको हम क्या है, RR का नाम भी देते हैं। रेपो रेट को हम किस नाम से जानते हैं, RR कहते हैं, कि डबल R भी बोल देते हैं। तो डबल R क्या है, तो डबल R का मतलब क्या है, रेपो रेट। तो दो चीजें हमारी है कि एक तो बैंक रेट है, दूसरा हमारा क्या है, रेपो रेट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो दोनों में अंतर क्या है। देखो, जब बैंक रेट होती है तो बैंक से, जब सेंट्रल बैंक से हम कह सकते हैं, RBI से जब बैंक पैसा उधार लेते हैं तो बैंक उनसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेता, कोई जमानत नहीं लेता, वैसे ही पैसा उधार देता है, तो वो होगी बैंक रेट। लेकिन जब बैंक उनको सिक्योरिटी के आधार पर पैसा उधार देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट, इसको RR लिख सकते हैं, डबल R कहते हैं, रेपो रेट। तो क्या है हमारा, इसको आप रेपो रेट को क्या करेंगे, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। रेपो रेट क्या होती है, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। ऐसा क्यों कहा जाता है तो देखेंगे हम। तो एक हमारा होता है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स है, दूसरा है RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एक कमर्शियल बैंक है, दूसरा हमारा क्या होता है, RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये क्या करते हैं, ये बैंक्स जो हैं इसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। बैंक्स को पैसा चाहिए, वो किसके पास आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा कि मैं तो तुझे ऐसे पैसा तो नहीं देता, आप कुछ मुझे क्या दो, सिक्योरिटी दो, कुछ जमानत के रूप में रखो। तो इसलिए हम किसी से जाते हैं, वो कहता है हम, मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन अपना गोल्ड रख देते हैं, जमीन के कागज रख देते हैं, तो वो क्या करता है, हमें लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में हम उसको लोन पे करते हैं तो क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। लेकिन बाद में हमने अपनी जो जमीन के कागज उसको दिए थे वो हम वापिस ले लेते हैं। तो इसका मतलब, तो इसलिए क्योंकि इस बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो सिक्योरिटी दी थी, कि जो भी अपने बिल्स वगैरह जो भी इसने सिक्योरिटी दी है वो क्या कर लेता है, ये वापस ले लेता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, की दोबारा से परचेज कर लेता है वो उन सब चीजों को। तो ये हमारा
है कि बैंक्स आरबीआई के पास गया, बैंक्स ने आरबीआई को क्या दी, सिक्योरिटी दी, और फिर बैंक्स उसको क्या देता है, पैसा उधार देता है, और उसके लिए बैंक क्या चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो अब बैंक ने जो मान लो पैसा चुका दिया, तो उसके बाद वो अपनी जो इसने सिक्योरिटी जो जमानत दी थी वो वापस ले लेता है, इसलिए इसको रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट कहते हैं। अब जो हमने कहा था नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, इनका बैंक जो है 0.5% तक क्या देता है, उधार देता है। तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि इसका रेपो रेट का वो क्रेडिट कंट्रोल के लिए कैसे प्रयोग करता है बैंक। तो देखिए रेपो रेट का क्रेडिट कंट्रोल के लिए कैसे उपयोग करता है, जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज कैसे, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो बैंक क्या करता है, रेपो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब देखो इसका क्या इफेक्ट होगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया तो रेपो रेट के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, बैंकों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार मिलेगा, महंगे लोन पर पैसा उधार मिलेगा। एक तो महंगे लोन पर मिला तो वो पैसा कम उधार लेंगे, क्योंकि जब उनको महंगे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला तो वो आगे भी क्या देंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक भी कम उधार लेना पाएंगे, और आगे जो इन्वेस्टर्स हैं या कंज्यूमर है, वो कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो दोनों ही व्यक्ति क्या करेंगे, उधार कम लेंगे। तो जब उन्होंने उधार कम लिया है तो मार्केट में पैसा कम गया है, इसका मतलब, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक्स ही हैं जो मार्केट में क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं। मार्केट में पैसा कम गया तो हमारे इन्वेस्ट या कंजम्पशन कम हुआ, इन्वेस्ट कम हुआ तो इसका मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिला, कम मिला है, रोज लोगों को रोजगार कम मिला है तो इनकम कम है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचा है, इसका मतलब वो डिमांड कम कर रहे हैं, तो बढ़ती हुई प्राइस क्या होंगे, अपने आप रुक जाएंगे। इसके विपरीत जब हमारा प्राइस गिर रही होती है तो हम क्या करते हैं, आर को जो रेपो रेट है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रेपो रेट कम होगी, अब कम ब्याज की तरफ बैंकों को पैसा उधार, लाइन लग जाती है, मुझे भी चाहिए, तो उस कम ब्याज की तरफ लोग भी ज्यादा पैसा उधार लेंगे तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी और घटती कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से रेपो रेट से दोनों ही सिचुएशन क्या हो गई, हमारे कंट्रोल हो गई। तो इसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन बैंक रेट के लिए बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। अब जो है हमारा रिवर्स रेपो रेट, तो इसके लिए हम ट्रिपल आर, और इसका मतलब क्या है, रिवर्स रीपरचेजिंग रेट, क्या कहेंगे हम इसको, रिवर्स रीपरचेजिंग रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, अब उल्टा है, यहाँ तो क्या था, हमारा बाप ने बेटों को उधार दिया था, लेकिन अब कई बार क्या होगा, बाप ही बेटों से उधार लेने चला है, तो बेटे अब क्या दे रहे हैं, बाप को उधार दे रहे, लेकिन वो भूले नहीं है जो शर्त की फादर ने तुमसे क्या ली थी, जमानत ली थी, अब वो भी क्या मांगेंगे, जमानत मांगेंगे। तो देखो आरबीआई है और ये हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। आरबीआई को भी जो है हमारा, इसको भी पैसे की जरूरत है, तो ये किसके पास जाता है, ये बैंक्स के पास जाता है पैसा उधार लेने के लिए। अब बैंक्स इससे क्या करते हैं, सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, तो ये बैंक्स को क्या देता है, सिक्योरिटी देता है, और उसके आधार पर क्या लेता है, पैसा लेता है। तो बैंक्स ने इसको पैसा दिया, तो ये जो पैसा उधार लेता है उसके बदले बैंक्स को क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई देता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्यों लेता है पैसा, कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो पैसा उधार लेता है, उसके लिए रेपो रेट को कम करता है, ज्यादा करता है। तो देखिए जब इन्फ्लेशन होता है, मतलब जब प्राइस इंक्रीज हो रही है
तो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो बैंक क्या करेगा, जो रिवर्स रेपो रेट है RRR लिख दिया मैंने, RR ट्रिपल R डिनोट कर देते हैं हम उसके लिए, रिवर्स रेपो रेट। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। देखो अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, अब बैंकों के लिए क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा उधार देने में, क्योंकि बैंक पैसा जो उधार ले रहा है उस पर ब्याज की दर ज्यादा दे रहा, तो हर बैंक कहता मेरा उधार ले लो, मेरा उधार ले लो, लाइन लग जाती है। तो जो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी थी उसको सेंट्रल बैंक ने क्या कर लिया, खींच लिया। वो जो मार्केट में रहती तो प्राइस को इंक्रीज करने का काम करेगी, अब फालतू जो जितनी भी मनी थी उसको रिजर्व बैंक ने अपने पास खींच लिया, ताकि बैंकों के पास अब उधार देने के लिए पास पैसा कम रहे। उधार कम देगी तो बड़ी कीमतों को क्या किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। सेकंड क्या है हमारा, जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बैंक क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसको कम कर दिया रिजर्व बैंक ने, तो बैंक्स क्या हैं, इतने कम ब्याज की तरफ पैसा उधार देने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो मिलता कुछ नहीं है, तो वो उनके पास क्या बचता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार देने के लिए उनके पास बचा था, वो ज्यादा पैसा उधार देते हैं, ज्यादा पैसा उधार देते हैं तो मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी और जो हमारी घटती हुई कीमतें थी वो अपने आप राइज हो जाएंगी। क्वांटिटेटिव टूल्स का जो एक और मेथड है वो हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि खुले बाजार में सेंट्रल बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो प्रतिभूतियाँ क्या होती है, जिस प्रकार से हमारा NSC होता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, सरकार केंद्रीय बैंक के पास क्या होती हैं, गवर्नमेंट की जो हमारी प्रतिभूतियाँ हैं वो होती हैं। तो वो क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देख करके इन प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। तो जब हमारी क्या होती है, प्राइस इंक्रीज हो रही होती है, तो जरूरत क्या है, मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत है कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो जरूरत है कि मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ताकि बड़ी कीमतों को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब मनी सप्लाई को कम करने का तरीका क्या है कि मार्केट में क्या बेच दिए जाए, प्रतिभूतियों को क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, उनको बेच दिया जाए। तो जब बेचेगा, रिजर्व बैंक ने वो बेच दी कि सरकार की प्रतिभूतियां बेच दी। अब सरकार की प्रतिभूतियां बेच दी तो पैसा किसके पास आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया, और मार्केट में क्या चले गए, वो कागजी पत्र चले गए। तो इसके फलस्वरूप मार्केट में क्या होगी, जब पैसा हमारे पास रिजर्व में आ चुका है, तो पैसा गवर्नमेंट रिजर्व में आ चुका है, तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में पैसा कम है तो डिमांड कम होगी, तो इसके फलस्वरूप जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ जो रिवर्स हम देखेंगे, इससे उल्टा भी ऐसा ही होगा, जब कीमतें गिर रही होती है तो जरूरत क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार दिया जाए, ताकि वो डिमांड करें और जो गिरी हुई प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर उठना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, उसके लिए है कि केंद्रीय बैंक क्या कर ले, उन जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको परचेज कर ले, खुद खरीद ले। खरीदेगा तो ब्याज समेत पैसा किसके पास चला गया, मार्केट में चला गया। मार्केट में पैसा गया तो उसके फलस्वरूप क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और जो हमारी जो कीमतें गिर रही थी वो उठना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जो क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव मेथड्स थे वो हमारे क्या थे, पहला हमारा क्या है, बैंक रेट। बैंक रेट में हम क्या करते हैं, ब्याज की वो दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। जो उस रेट को, बैंक रेट को बढ़ा देता है सेंट्रल बैंक, तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाती है और लोगों को जो पैसा उधार मिलता है वो ज़्यादा ब्याज की दर पर मिलता है। ये कब किया जाता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन होता है तो बैंक रेट को घटा दिया जाता है। दूसरा है CRR। तो क्या होता है, हमारा चेंज कर देता है रिजर्व बैंक सिचुएशन को के अकॉर्डिंग CRR को। CRR क्या होता है, बैंक, हर एक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत क्या है, CRR किसके रूप में, कैश रिजर्व के रूप में किसके पास जमा करवाना पड़ता है, केंद्रीय बैंक RBI के पास जमा रखना अनिवार्य है। ये कितना रखना होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो वो CRR को बढ़ा देता है और जब कीमतें घट रही होती है तो CRR को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अब थर्ड है हमारा SLR। तो SLR में क्या होता है,
इसमें भी ये क्या होता है हमारा, प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना भी अनिवार्य होता है। तो वो कितना अपने पास रखेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड करेगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब प्राइस बढ़ रही होती है तो इसको क्या CRR को बढ़ा दिया जाता है, और प्राइस घट रही होती है CRR को घटा दिया जाता है। तो ये 3 थे। अब इसके अलावा हमारा क्या था, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जिस प्रदेश का केंद्रीय बैंक क्या है, सिक्योरिटी लेकर के हमारे कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। बैंक रेट में वो कोई सिक्योरिटी नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर वो सिक्योरिटी लेता है, जमानत के रूप में लेता है, तो चार्ज करता है। तो उसमें जब हमारा क्या होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं तो जरूरत होती है किसको, वो क्या कर देता है, जो हमारा रेपो रेट है उसको क्या करने की जरूरत होती है, उसको बढ़ा देता है, ताकि बैंक कम से कम पैसा उधार लें, जनता के पास कम से कम पैसा जाए। और जब कीमतें घट रही होती हैं तो जो रेपो रेट है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है तो जो उसको जो ब्याज की दर देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब क्या होती है, हमारी कीमतें बढ़ रही होती हैं तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और कीमतें घट रही होती है तो रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाता है। इन 5 के अलावा एक हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, केंद्रीय बैंक के पास गवर्नमेंट की जो हमारी प्रतिभूतियां हैं वो होती हैं, तो वो क्या करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। तो प्रतिभूतियां जैसे NSC होती है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पत्र हैं, तो ये शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो इनमें क्या करता है, जब हमारी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तो वो इन पत्रों को क्या करता है, बेच देता है, ताकि सारे का सारा पैसा रिजर्व में आ जाए और खर्च करने के लिए मार्केट में पैसा कम से कम बचे। और जब कीमतें गिर रही होती हैं तो क्या होता है, वो प्रतिभूतियों को क्या कर देता है, खरीद लेता है, ताकि वापिस पैसा मार्केट में चला जाए। तो इस प्रकार से ये जो 5 मेथड थे, ये हमारे जो 6 मेथड्स हैं हमारे, ये क्वांटिटेटिव मेथड्स थे।